स्टूडेंट, आईआईटी जेईई की राह में आपका स्वागत है। हम लोगों का आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर तीसरा लेक्चर है इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में। और पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑप्टिक्स के बेसिक्स सीखे हैं। पहले लेसन में तो सिर्फ बेसिक्स ही थे, रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन था, और सेकेंड लेक्चर में प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पढ़ा और उसके साथ फिर कुछ और बेसिक्स क्लियर किए, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। और हम लोगों ने मेनली किसी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से इमेज बनानी सीखी थी। अब आज ये बेसिक्स का तीसरा लेक्चर है। मेन कंटेंट आज भी प्लेन मिरर ही रहेगा और उसके थ्रू हम लोग कुछ और जनरल चीज़ें सीखेंगे, और फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, और अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज किस तरह से चलती है, ये दोनों फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे। आगे चल के प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर्स आएंगे। हो सकता है कि आपकी जेईई में पैराबोलिक मिरर, इलिप्टिकल मिरर्स भी आ जाएं, फिर उसके बाद लेंस आने हैं, रिफ्रैक्शन आना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक ही रहेंगे। जैसे जैसे हमारी ऑप्टिकल डिवाइस बदलेगी, जैसे इमेज की वेलोसिटी ही ले लीजिए, किसी डिवाइस के सामने ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वेलोसिटी की इमेज की वेलोसिटी बतानी है, तो करने का बेसिक तरीका वही रहेगा जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बस डिवाइसेस के साथ साथ इमेज के फॉर्मूले बदलेंगे तो एक्सप्रेशंस भी बदलेंगे। तो कल हम लोगों ने प्लेन मिरर से इमेज बना ली थी, और प्लेन मिरर से जब इमेज बनती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूं। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर, हम लोग प्रॉपर्टी को समराइज कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के लिए। अब क्या क्या होती हैं देखिए। नंबर 1, इमेज इज वर्चुअल। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आपने देखा था रियल था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल ऑब्जेक्ट ही वर्क करता है। इमेज वर्चुअल बनती है, पहली प्रॉपर्टी। बिहाइंड द मिरर, ये सेकंड पॉइंट है। सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, same perpendicular distance as the object means v equal to minus u। मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट रहेगा, मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज इक्वल साइज एंड और साथ में एक प्रॉपर्टी थी कि लेटरल इन्वर्जन,
along the axis। ये 6 प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की, ये आप देख सकते हैं। और कल किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे ट्रेस करते हैं ये बता दिया। तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस, हालांकि इन बेसिक्स लेक्चर्स में हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस इस बात पर है कि आप ऑप्टिक्स को फंडामेंटली समझें, लेकिन साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी चलते रहें तो अच्छा रहता है। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है और ये सबके लिए है। हमें मालूम है कि हालांकि ये लेक्चर सीरीज IIT JEE के लिए है, लेकिन हमारे नीट के स्टूडेंट्स भी हैं और 11 ये क्वेश्चन सब। प्लेन मिरर है, एक रिफ्लेक्टेड रे BC, और ये एंगल 40 डिग्री का दिया हुआ है और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता लगाना है। हमारे ख्याल से इसमें बहुत ही सिंपल सा केस है ये, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चे भी इसको कर लेंगे। स्टूडेंट में प्लेन मिरर पढ़ाया जाता है, वो भी इसको लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये तो नॉर्मल है। दिस डॉटेड लाइन इज नॉर्मल एट ऑफ इंसिडेंस, और इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब हमारे पास इधर वाला एंगल ये 40 डिग्री है, तो जाहिर है कि ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी I की वैल्यू 50 करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज लिटिल बिट हार्ड। अब ये सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं जो थोड़ा सा टफ है। ये भी सबके लिए है, सब लोग करें, 12th वाले भी करें, नीट वाले भी करें, यही उनके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड देयर इज सम मिरर। ये थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। इस पर एक हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे आती है, सपोज दिस इज AB, और रिफ्लेक्शन के बाद ये वर्टिकल जाती है, तो हमें ये एंगल थीटा पता करना है। रे हॉरिजॉन्टल आ रही है और ये वर्टिकल जा रही है, तो इतना मतलब तो हम लोग समझ ही गए हैं कि ये वाला एंगल 90 होगा। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। दो अगर पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है,
तो ये अल्टरनेट एंगल कंप्लीट करते हैं। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो यहां पर थोड़ा सा हमको कंसेप्ट लेना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट ये है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप बता सकते हो। ये एंगल, ये टोटल एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये इधर से 90 माइनस थीटा होगा। अब यहां पर आप ये लगाइए, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 10 45 डिग्री। लेकिन मेन हमारे पास जो समस्या ये हाउ कैन, मेन समस्या ये है कि हाउ कैन बी राइट, ये दोनों बराबर ही होंगे। तो इसका आंसर ये है कि ये दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, और देखिए ये एक इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे गई, और मान लीजिए इधर वाला एंगल अल्फा है और ये हमने नॉर्मल खींच दिया, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। अगर हम इसको देखें तो अगर ये एंगल अल्फा है और सपोज ये एंगल बीटा मान लें, तो देखिए अल्फा बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस आई। क्यों भैया? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो, और ये नॉर्मल है, तो ये अल्फा 90 माइनस आई आया। और सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस आर। तो देयरफॉर, लेकिन आई और आर तो बराबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा माइनस बीटा 90 से 90 चला गया, आर माइनस आई। लेकिन आई बराबर आर, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और जहां तो मैं समझता हूं कि ये आपको पहले से मालूम था, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स ज़्यादातर बुक्स बता देते हैं, कहते हैं कि जैसे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो इन एंगल्स को बोलते हैं, इनका नाम भी दिया जाता है। कुछ लोग इसको ग्लांसिंग एंगल, कुछ लोग इनको ग्लेजिंग एंगल कहते हैं। ग्लांसिंग एंगल, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय सेम लॉजिक। ये आई और आर बराबर हैं रिफ्लेक्शन के रूल से, तो ये 90 माइनस आई है, ये 90 माइनस आर है। तो अगर आई और आर बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो उसी लॉजिक से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा को आपस में बराबर कर दिया। ये वाला क्वेश्चन भी, और लेकिन कंसीडर इसलिए किया गया कि आपको ये फैक्ट भी मालूम हो। और आई बराबर आर तो हमेशा होते हैं, हर क्वेश्चन इससे निकल जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों एंगल भी, ये दोनों भी बराबर होते हैं, इसका यूज करने लगे तो कई क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशंस बच जाती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। मैं आपसे ये कह दूं कि ये वीडियो है और इसकी अपनी है, तो देख रहे हैं कीजिए, अगर आपको तेज लगता है यू कैन पॉज दी वीडियो। और ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ही, ये कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको खुद करिए, और जब आप खुद कर लें
तब हम उसका सलूशन बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा में आ जाएगा। खैर एग्जाम्पल 3 हम लोग लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या क्या है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक प्लेन मिरर है और मिरर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और b और हमें इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं लिख देता हूं फाइंड दी find the coordinate of image of point P। अब इसको मैं यही मेंस और नीट के एग्जाम पर स्टूडेंट्स को बहुत फायदा करेगा। एडवांस के लिए तो ये थोड़ी छोटी चीज है। पहले इसको करते हैं नॉर्मल वे में। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो इमेज बनती है वो मिरर से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनती है लेकिन ऑब्जेक्ट से पीछे। तो कंस्ट्रक्शन में P से मिरर पर एक परपेंडिकुलर डालिए और उसको बढ़ाते चलिए। अब देखिए यहां पर मेंशन करते हैं ये एंगल 45 है तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि अगर ये पूरा 90 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये 45 है और ये तो 90 है ही है क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है, तो ये भी 45 होगा। और अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है। भले चाहे देखने में बराबर ना लग रहे हों क्योंकि ये एंगल भी थोड़ा हमने 45 से लेस बनाया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो मेरे पास क्या है, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो। सपोज ये तो ओरिजिन हो गया O, इसका नाम A रख दिया। सपोज ये Q रख दिया, तो ये PA और AQ बराबर होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो परपेंडिकुलर है, उस मिरर के पीछे है, तो हमारे पास ये Q की इमेज यहाँ बन जाएगी, P की इमेज Q यहाँ बन जाएगी और ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी क्योंकि ये 45 है। तो अगर ये डिस्टेंस b है, ये वाली भी डिस्टेंस b होगी, ये x एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगी b0। और ये मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये ऐसा चलता है कि इधर ये 45 से है, इंटरवर्सन कर दे। अगर ऑब्जेक्ट y एक्सिस पर है तो उसकी इमेज एक्स एक्सिस पर जाती है। अगर ये मिरर को पॉलिश इधर कर दें, ऑब्जेक्ट को इधर कहीं एक्स एक्सिस पे रख दें, तो उसकी इमेज ये बना देगा। तो ये प्रॉपर्टी कई जगह लंबे क्वेश्चंस में बहुत बहुत जल्दी आता है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की चीज़ें बहुत सारी हो गई। अब एक आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा सा मिरर को हम या इमेज को हम रोटेट करना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है रियर क्लास।
सपोज ये हमारे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को हमने मान लिया M1 एंड M2, और यहाँ पर एक हमने इंसिडेंट रे डाल दी। ये ग्रीन कलर से इंसिडेंट रे डाल दी। ए सपोज ये पॉइंट इस पर O मान लेते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी? यहाँ पर ये नॉर्मल डाल दिया। सपोज दिस इज ON, और ये रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास ये ऐसे चली गई, ये चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाला एंगल I बना हुआ है और इधर वाला एंगल R है। एंगल हमेशा नॉर्मल से रे की ओर मेजर करते हैं, तो अगर मैं I को कंसीडर करूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, R को कंसीडर करूंगा तो ये क्लॉकवाइज है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इंसिडेंट रे को चेंज कर देते हैं। अब नई वाली इंसिडेंट रे हमने ऐसे डाल दी, सपोज इसको ऐसे डाल दिया, ये अच्छा ये भी ग्रीन ही चल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको, हाँ ये ब्लू है, तो सपोज ये इंसिडेंट रे आ गई और ये वाला एंगल हमने इसको थीटा मान लिया, यानी I have rotated the incident ray। पहले ये I पर पड़ रही थी, अब ये थोड़ा सा और इधर क्लॉकवाइज पड़ रही है, तो व्हाट इज आवर न्यू इंसिडेंस एंगल? तो न्यू इंसिडेंस एंगल हमारे पास हुआ, न्यू इंसिडेंस एंगल दैट इज इक्वल टू I प्लस थीटा। नॉर्मल तो वही रहा ना, उसी पॉइंट पर पड़ रही है, पहले I था, अब थोड़ा थीटा और उधर हो गया तो I प्लस थीटा हो गया। तो सपोज दिस इज I डैश है, तो R डैश दैट विल बी न्यू रिफ्लेक्शन एंगल, न्यू रिफ्लेक्शन एंगल, ये भी I प्लस थीटा होगा, बट आई कैन राइट इज R प्लस थीटा, क्योंकि I बराबर R तो पहले से बराबर ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है। तो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? ये नॉर्मल है, दिस इज R एंड दिस इज थीटा मोर, तो ये और इधर से चली जाएगी ऐसे, और ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थी और ये नॉर्मल से अवे चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से अवे चली गई थीटा, सेम एंगल पे। इंसिडेंट रे थीटा इधर गई तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा इधर गई, और अगर इंसिडेंट रे थीटा अंदर की ओर आ जाए तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा अंदर की ओर आ जाएगा, यानी दोनों का जो सेंस है वो अपोजिट है। इंसिडेंट रे हैज बीन रोटेटेड बाय थीटा डिग्री in anti-clockwise manner, then reflected ray will be rotated by theta degree in clockwise direction, और अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज घूमेगी तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेम रख के हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी, सेम एंगल पर रोटेट करेगी, लेकिन उसका सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट होगा। अगर एंटी क्लॉक इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, एंड वाइस वर्सा।
और मुद्दे की बात यह है, नॉर्मल वे में समझो, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर हट रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर हटेगी, और अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास आ रही है तो इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के पास आ जाएगी। रिफ्लेक्शन तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला एक कंसेप्ट है, रोटेशन ऑफ रे। तो मिरर की हमारे पास फिक्स है, तो इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय सम एंगल इन पर्टिकुलर सेंस, आइदर clockwise or anti-clockwise by an angle theta. Then reflected ray will also rotate by theta degree, but in opposite manner. If incident ray clockwise rotate करी है तो reflected ray एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये कम लोगों ने किया होगा, दिस विल बी ए न्यू कंसेप्ट। वैसे कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आया है, बट इट इज़ वेरी यूजफुल। और थोड़ा सा पढ़ाते समय इसको कम पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस में तो ये यूज होता ही है, बच्चे यूज करते भी हैं, तो इसको हम अलग से डेवलप करेंगे। This is first type of rotation in which mirror is fixed and incident ray is rotated. और अब हम लोग वो करने जा रहे हैं जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, थीटा टू थीटा। मतलब इस बार हम इंसिडेंट रे को रोटेट नहीं कर रहे हैं, मिरर को रोटेट करेंगे। तो चलिए अब इस आर्टिकल को भी देखते हैं। ये देखो, ये हमने सिचुएशन कंसीडर करी। ये हमारे पास मिरर, मिरर को मान लो मैंने ये पोजीशन मान ली M1 M2। कोई एक इंसिडेंट रे पड़ रही है पॉइंट O पर, AO, रिफ्लेक्ट होकर के OB डायरेक्शन में जा रही है, OB रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल खींचा है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे एज यूजुअल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मिरर को रोटेट कर देते हैं। इंसिडेंट रे को नहीं रोटेट कर रहे हैं, मिरर को रोटेट कर रहे हैं। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और मिरर हमने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मिरर को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है। नाउ कंसीडर व्हाट विल हैपन। तो मेरे पास इनिशियल इंसिडेंस एंगल आई था, फाइनल आर था, और आई और आर बराबर होते हैं तो इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं। जब मैंने मिरर को रोटेट कर दिया, मिरर की पोजीशन M1 M2 से चेंज हो करके सपोज M1 प्राइम M2 प्राइम हो गई, और इस केस में मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास मिरर रोटेट हो गया। तो व्हाट विल हैपन,
सबसे पहली चीज ये है कि चूंकि मिरर की पोजीशन चेंज हो गई है तो अब नॉर्मल की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। पिछले वाले एग्जाम्पल में आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए, क्योंकि मिरर नहीं रोटेट किया था तो नॉर्मल सेम था। नॉर्मल मिरर पे 90 डिग्री होता है, तो इस बार मिरर रोटेट कर गया तो ये नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा और ये नया वाला नॉर्मल हम रेड कलर से बनाएंगे। ये सपोज ये n प्राइम है और ये एंगल थीटा है। नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा थीटा डिग्री। और अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल गया है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से मेजर किया जाता है। तो पहले तो मिरर M1 M2 था, नॉर्मल ON था, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल I हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। और अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर घूम गया, नॉर्मल ON प्राइम हो गया। तो अब नया वाला जो इंसिडेंस एंगल होगा वो नए वाले नॉर्मल से इंसिडेंस एंगल तक रहेगा। ये और सपोज दिस इज I प्राइम, और I प्राइम की वैल्यू हम लिख सकते हैं न्यू इंसिडेंस एंगल, न्यू इंसिडेंस एंगल I प्राइम इज इक्वल टू I प्लस थीटा। अब जो हमारे पास नया वाला रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी इतना ही होगा, क्योंकि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन विल नेवर ओवर रूल्ड। तो नई वाली जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नए वाले नॉर्मल से इतना ही एंगल बनाएगी I प्लस थीटा। तो नया वाला नॉर्मल ये है और हमारे पास जो नई वाली रे जाएगी वो कुछ और जाएगी, क्योंकि ये तो कम हो गया है तो वो ऐसे जाएगी। ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है, सपोज ये B प्राइम पर जा रही है और ये वाला एंगल I प्लस थीटा ही होगा, एंड दिस इज R प्राइम, दिस इज R प्राइम, दैट इज इक्वल टू I प्लस थीटा। अब ये नॉर्मल है, इंसिडेंस रे वही रही, ये एंगल I प्लस थीटा इंसिडेंस ऑफ एंगल था, तो ये वाला एंगल हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। यानी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर गई, और कितना रोटेट कर गई, इतना रोटेट कर गई। पहले OB डायरेक्शन में जा रही थी, अब OB प्राइम डायरेक्शन में जा रही है। और सपोज यही वाला एंगल निकालना है तो इस एंगल को हम मान लेते हैं, सपोज कुछ मान लेते हैं ये x है। आंसर तुमको मालूम है, ये आंसर 2 थीटा आएगा, लेकिन फिर भी निकालते हैं, इसको क्लियर होना चाहिए। सपोज ये x है, तो अब देखो निकलेगा कैसे। हमारे पास ये जो एंगल है N डैश OB डैश, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज I प्लस थीटा। और ये मैंने मेंशन भी कर दिया था बिकॉज दिस इज न्यू रिफ्लेक्शन एंगल। और जरा मैं ये एंगल निकाल लूं N प्राइम OB, यानी मैं इंटरेस्टेड हूं इस वाले एंगल में। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखो बहुत सिंपल है। ये पुराना नॉर्मल था, ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे थी, ये वाला एंगल R था, और इसमें से ये थीटा कम कर दोगे तो ये निकल आएगा। यानी हमारे पास ये जो एंगल बना हुआ है N डैश OB, दैट विल बी R माइनस थीटा। और R माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं I माइनस थीटा, क्योंकि I और R तो बराबर ही थे, ये पुराने वाले इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल थे। और अगर अब हम इस पूरे एंगल N डैश OB डैश में से N डैश OB को माइनस कर देंगे
तो ये वाला एंगल x निकल आएगा। तो x इज इक्वल टू एंगल, ये मैंने एंगल नहीं लिखा है कहीं भी, एंगल एन डैश ओ बी डैश माइनस एंगल एन डैश ओ बी, और दोनों की वैल्यू हमको मालूम है, ये आई प्लस थीटा है, ये आई माइनस थीटा है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो आई से आई कट जाएगा, ये 2 थीटा आ जाएगा, और रिजल्ट वही तुम्हारा पुराना आ गया। अगर मिरर थीटा डिग्री रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा रोटेट कर जाएगी, दिस टाइम्स 2 थीटा। अगर मिरर नहीं रोटेट कर रहा था, इंसिडेंट रे रोटेट कर रही थी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर रही थी, बट सेम अमाउंट, और यहां डबल अमाउंट, मिरर थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा। और एक चेंज और भी है, पिछले वाले में जब इंसिडेंट रे रोटेट कर रही थी तो दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट थे, इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज, इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पर सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। देखो, मिरर थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा डिग्री, अमाउंट जरूर डबल है लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, ये 2 थीटा डिग्री रोटेट कर रही है। और आई होप कि ये वाला आर्टिकल आपको डेफिनेटली आपके क्लास में करवाया गया होगा, इट इज वेरी फेमस इन 8th 9th 10th क्लासेस। तो इसमें हमें ज्यादा जोर नहीं देना था, और थोड़ा सा हमने इंसिडेंट रे को और भी जोड़ दिया है। और जो क्वेश्चंस करेंगे, हमने पहले ही बताया था, आज हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, ये बेसिक्स का तीसरा लेसन है। और बेसिक्स में टाइम इतना क्यों लग रहा है, आप कर रहे हैं तो प्लेन मिरर में इतना दिन लग रहा है, तो भाई इतना दिन इसलिए लग रहा है ना कि एक चीज ये समझ लो, प्लेन मिरर के साथ हम लोग न सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, बल्कि ऑप्टिक्स की बेसिक कुछ चीजें भी समझ रहे हैं जो कि पूरी ऑप्टिक्स में काम में आनी है। और दूसरी एक तुम्हें सच्चाई बता दें, प्लेन मिरर वाला चैप्टर बाकी सब चैप्टर से थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं। अब स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे तो उसमें इतने ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है जितने आर्टिकल्स प्लेन मिरर वाले में है। अब यहाँ पर ये हमने रोटेशन तुमको बता दिया, मिरर इंसिडेंट रे का भी रोटेशन बता दिया, प्लेन मिरर का भी रोटेशन बता दिया। अब जब रोटेट होता है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो हो सकता है कि जेई तुमसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछे। तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और जरा हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन, वो आज का तीसरा या चौथा एग्जाम्पल जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
जेई टाइप का क्वेश्चन है। अभी इसको हम और कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड तो देख लो। ये एक प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये आई और आर हैं जो बराबर होंगे। फोकस करने वाली चीज है कि मिरर इज बीइंग रोटेटेड। अब ये एरो बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है स्टोन का मतलब है मिरर की तरह रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और विद ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी दी है। अब जो इधर रोटेट करेगा तो इंसिडेंट रे तो हमने फिक्स रखी, तो रिफ्लेक्टेड रे तो रोटेट ही करेगी। रहा है कि ये किस स्पीड से रोटेट करेगी। तो बहुत सिंपल है। अगर ये मान लीजिए छोटा सा, हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, कई लोगों ने कर भी लिया होगा। और सपोज बाय एन स्मॉल एंगल हम इसको थीटा से रोटेट कर दें, डी थीटा से रोटेट कर दें, तो ये रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में ट्वाइस डी थीटा से रोटेट कर देंगे, जैसा कि अभी हम। तो अब ये मालूम हो गया। तो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है सब लोग जानते हैं, ये डी थीटा है, और डी थीटा बाई डी टी is equal to angular velocity of mirror, that is 2, और angular velocity of rays क्या हो जाएगी, वो कितना घूम रही है, that is 2 d theta by dt, which is the angular velocity of reflected ray, d theta by दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो भी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने तुमको बताया। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। बता सकते हैं कि जनरल कर लो, ना लगाओ। ये थीटा तो वो 2 थीटा, तो स्पीड रेट ही तो दिया है, तो जब ये 2 घूमेगी तो वो 4 घूमेगी। अगर ये 1 सेकेंड में ये 2 रेडियन घूमे, रेडियन घूम जाएगा, हाँ, तुरंत निकल आएगा ये। तो ये तो इसका कंसेप्ट एप्लीकेशन हो गया इसका। और अब जरा इसका थोड़ा सा और एक्सटेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यस, अब देखो ये एक क्वेश्चन, अब ये फुल जेई लेवल का हमने बना दिया है, हालांकि कठिन नहीं है, मेंस लेवल का है, और नीट और एम्स वाले स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, तो और यहाँ इसके सेंटर पर सर्कुलर स्क्रीन की रेडियस r मान लेते हैं। इसके सेंटर पर एक ये मिरर पिवोट कर दिया गया है, दिस इज मिरर, और ये एक लेजर लाइट डाली जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये स्क्रीन पर इसका प्रोजेक्शन P पड़ रहा है। नाउ आई स्टार्टेड रोटेटिंग द मिरर बाय ओमेगा क्लॉकवाइज। अब समझ लो कि अगर ये ओमेगा घूमेगा, मिरर इंसिडेंट रे लेजर लाइट तो फिक्स रखी, वो तो घूमेगी नहीं, तो अगर ये मिरर घूमेगा तो ये रिफ्लेक्शन भी घूमेगी और इसकी प्रोजेक्शन भी घूमेगा। तो प्रोजेक्शन इस सर्कुलर स्क्रीन पर चलने लगेगा और इसकी स्पीड पूछी जा रही है, फाइंड द स्पीड ऑफ P। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं ये देखना है। तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो, इसको ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें मैकेनिक्स भी लगेगी।
तो इसको करते हैं और क्या तरीका रहेगा देखो भाई। तो जरा अपने फंडामेंटल चलो। अब ये मिरर हमारा घूम रहा है, तो सब मिरर को भाई थोड़ा सा घुमा दो। तो दोनों नई पोजीशन को मैं ग्रीन से बना रहा हूं। सपोज ये मिरर थोड़ा सा घूम गया, इस एंगल को मैंने डेल्टा थीटा कह दिया, इस एंगल को हमने डेल्टा थीटा कह दिया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगी सेम सेंस में, और अपने कॉन्सेप्ट से जानते हैं ये 2 डेल्टा थीटा घूमेगी, और ये P की पोजीशन P प्राइम पर आ गई। ठीक है, हिंट कर दिया है। और एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो। अब जरा सोचो, अब क्या P की स्पीड निकल सकती है? कर लिया हो तो देखो, समझो ये कोई भी कठिन बात नहीं है। अगर ये मिरर डेल्टा थीटा घूम गया तो ये 2 डेल्टा थीटा हो गया। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, this is the distance traveled, this is the distance traveled pp prime, and that will be 2 delta theta times r। बहुत पुराना कंसेप्ट है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो dt टाइम में ये वाला प्रोजेक्शन पॉइंट 2 डेल्टा थीटा इंटू आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है। तो ds इज इक्वल टू 2 डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर। स्पीड क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ds बाई dt दैट इज 2 डेल्टा थीटा बाई dt इंटू आर। और ये तुमको दे रखा है, यहां पर ये डेल्टा थीटा dt टाइम में घूमता है, तो डेल्टा थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा है एंगुलर स्पीड। तो डेल्टा थीटा अपॉन dt यही ओमेगा है, और ओमेगा क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूट दिस 2 ओमेगा r। तो यानी सर्कुलर स्क्रीन पर ये जो पॉइंट P है, इसकी स्पीड 2 डेल्टा थीटा इंटू 2 ओमेगा इंटू r हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को मैं सिंपल क्वेश्चन कह रहा हूं, और ये सिंपल क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ इसका पता तब चलेगा कि जब आज 3rd लेक्चर के बाद तुमको इनके हम एक 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट देंगे, 2000 मॉडल क्वेश्चंस, तो उसमें पता चलेगा कि ये सिंपल क्यों है। क्योंकि इसका एक और बहुत बढ़िया एक्सटेंशन हम रखेंगे, और वैसे उसका हम आइडिया तुम्हें दे रहे हैं। क्या एक्सटेंशन है? बहुत फेमस एक्सटेंशन है। सपोज कि सब सेटअप हम यही करते हैं, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, लेजर से लाइट डाली जा रही है, मिरर रोटेट भी कर रहा है, लेकिन 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 क्या है, ये वाली स्क्रीन हमारी सर्कुलर नहीं है। ये यहां से कुछ पर्टिकुलर मिरर के सेंटर से ए डिस्टेंस पर ये मैंने एक वर्टिकल स्क्रीन लगा रखी है। स्क्रीन कैसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इंक्लाइन भी ले सकते हैं। मैंने ये एक
वर्टिकल स्क्रीन रखी हुई है। अब क्या सिचुएशन बनेगी? प्रोजेक्शन तो हमेशा स्क्रीन पर ही पड़ेगा। तो मिरर की पहली पोजीशन में ब्लू वाली इंसिडेंट रे थी, ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड रे थी, प्रोजेक्शन P पर था। मिरर घूम गया, रिफ्लेक्टेड रे घूम गई, प्रोजेक्शन यहां पे आ गया। P प्राइम पर नहीं आया, इस बार P डबल प्राइम पर आ गया। और P डबल प्राइम और P प्राइम में अंतर क्या है? अगर हम O से डिस्टेंस निकालेंगे तो चूंकि ये तो सर्कुलर स्क्रीन थी तो हमारे पास ये रेडियस R ही रही। OP प्राइम इज आल्सो R, क्योंकि ये सर्कुलर स्क्रीन थी। लेकिन अगर ये वर्टिकल स्क्रीन है तो OP डबल प्राइम ये R नहीं है, बल्कि R से कुछ कम है। यानी ये जो वेलोसिटी तुम्हारी 2 ओमेगा R निकली है या स्पीड निकली है, ये इसकी ये टेंजेंशियल स्पीड थी, इस तरीके से जिस स्पीड से वो सर्कुलर स्क्रीन पर घूम रहा था। लेकिन अब ये प्रोजेक्शन हमारे पास सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमेगा, अब प्रोजेक्शन तो स्क्रीन पर रहेगा, तो ये ऐसे जाएगा। तो मेरे को इसकी ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, और ये वेलोसिटी थोड़ी लिटिल बिट और मैकेनिक्स मांगती है। यही हमने एक्सटेंशन दिया है। और फिर इसकी एडवांस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लिया है ये हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, किसी एंगल ले सकते हैं। लेकिन अगर तुमने इसको निकाल लिया तो वो सब भी निकाल लोगे। तो मैं हर टर्न पर कम से कम एक होमवर्क दे रहा हूं। तो ये आज का होमवर्क है। आज ये तीसरा लेक्चर है और 3 लेक्चर पूरा होने के बाद हम चौथे लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे। तो पहले इन तीनों को प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, फिर आपको कुछ और अच्छी प्रॉब्लम कराएंगे, उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट भी देंगे। आज का लेक्चर तो आपको बेसिक्स करना है। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंट भी बता दें। हो सकता है चीजें रोक करे इंसिडेंट तो चले, फिर एक कर ले। तो चलिए कहते हैं, ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी आज की होमवर्क हो गई। याद रखिए 3 प्रॉब्लम होमवर्क की हो चुकी हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस बार लैंग्वेज में है। प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री क्लॉकवाइज, फाइंड द एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड। तो इसको करते हैं। ये देखिए, ये प्लेन मिरर है, और यहां पर अब हम एक इंसिडेंट देते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये आई, ये आर। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे और दोनों फंडे को लगाएंगे, सुपर इम्पोज कर जाएगा। प्लेन मिरर इज रोटेटेड 30 डिग्री क्लॉकवाइज। प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हमारा पहला अप्लाई हो गया। ये 30 डिग्री है, 1 by 1 लगा दो।
मिरर 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अभी पढ़ा था, अगर मिरर थीटा घूम जाए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाती है और डबल एंगल घूमती है, उसी सेंस में घूमती है। अब इसके बाद पहला वाला फंडा लगा दो भाई। पहला वाला फंडा क्या है? पहला वाला फंडा ये है कि इंसिडेंट रे भी 10 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, तो ये ऐसे 10 डिग्री घूम गई, क्लॉकवाइज घूमी है इस तरह से, ये 10 डिग्री है। तो जब ये 10 डिग्री घूम गई तो रिफ्लेक्टेड रे भी 10 डिग्री घूम जाएगी, लेकिन अपोजिट घूमेगी। तो मिरर के घूमने से घूम के यहां तक आ चुकी थी, अब रे के घूमने पे ये 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल रे हो गई जो इधर से 10 डिग्री घूम गई है। तो टोटल ये रे कितना घूम गई? 60 माइनस 10, यानी अगर हम दोनों अप्लाई कर देंगे, मिरर को 30 डिग्री घुमा देंगे, इंसिडेंट रे को 10 डिग्री घुमा देंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे 50 डिग्री घूम जाएगी। तो इसको मिला करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास आज का एक फंडा था जो मैंने रेस को साथ लिया, और अब एक दूसरा फंडा हम आपको आज क्लियर करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ये नीट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बस जेई में थोड़ा कठिन क्वेश्चन आएगा, नीट में थोड़ा सिंपल आएगा, रटे रटाए आएंगे। तो सपोज कर लो ये कोई प्लेन मिरर है और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर नहीं मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, और ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी मान लो u मान लो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज हम v1 मान ले रहे हैं, टूवर्ड्स द मिरर मान ले रहे हैं। इसकी कुछ इमेज भी बनेगी, o की इमेज, o नहीं मानेंगे, इसको a मानेंगे ऑब्जेक्ट को, या p मानेंगे, चलो p मानेंगे, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पर ये है, ये p प्राइम इसकी इमेज है, और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्लेन मिरर की इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है और ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लेन मिरर से चेंज होगी, तो डेफिनेटली मेंटेन करने के लिए इमेज भी मूव करेगी। और ये सारा काम हमारा मिरर की एक्सिस के अलोंग हो रहा है, यानी 3 डायमेंशनल व्यू में ये मिरर है, तो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन में ये मोशन हो रहा है। अभी मिरर के प्लेन में अगर चलते हैं तो उसमें आप देखना, उसमें कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है इसी में होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको निकालें कैसे। तो निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको रिजल्ट भी मालूम है। अब रिजल्ट मालूम तो है, लेकिन उसमें इंटरप्रेटेट करने का तरीका अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, और इसी चक्कर में कई स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कराते हैं। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक पूछी जाती है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, दूसरी पूछी जाती है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। जैसे आप मिरर के सामने चल रहे हो, आप मिरर के सामने चल रहे हो, तो आपको अपनी इमेज किस स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, और दोनों के आंसर में थोड़ा सा अंतर होता है।
आज क्लियर कर। ये आज के लेक्चर का दूसरा कंसेप्ट। आंसर आपको, कई लोग इसका आंसर V1 देंगे और कई लोग आंसर इसका 2V1 देंगे, और ये दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहें कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज, तब आंसर V1 ही होगा और मोर प्रिसाइजली -V1 होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है V1 से, तो इमेज V1 से इधर चलेगी। और ये जो आंसर है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आंसर है, यानी someone is standing in the ground and he is watching the image, an object also. And if object itself is watching the image, suppose मिरर स्टेशनरी है, आप चल रहे हो, तो अगर आपकी स्पीड V1 इधर है तो आपको ये 2V1 से आगे की ओर आती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर आना जाएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना। पूछ रहा है को अपनी इमेज स्पीड क्या दिखेगी, तब आंसर 2V1 होगा। और अगर क्वेश्चन में खाली ये पूछा जाए कि इसकी स्पीड क्या होगी, V1 होगा। और ये दोनों ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट में जा रहा है, तो ये लेफ्ट में चलेंगे। तो ये तो हमने आपको आंसर बता दिया, आपके कंफ्यूजन देना है, लेकिन ये आया कैसे? क्योंकि भाई काम में तो और भी हो सकता है ना, अभी तो मिरर स्टेशनरी है, कभी कभी मिरर भी मूव कर सकता है। तो देखो, इसको करने का फंडामेंटल तरीका क्या होता है, आप अपना एक स्टेशनरी पॉइंट मान लो। सपोज ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन O, इसी लाइन पर हमने मान लिया, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन है ओरिजिन O, इस पे हमने मान लिया, और इसी से हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। और डेफिनेटली ये जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ये सब स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है। तो तुम सबकी डिस्टेंसेस मान लो। तुम मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां से x डिस्टेंस पर है, मान लो मिरर यहां से y डिस्टेंस पर है, और रेफरेंस पॉइंट से तुम्हारे पास इमेज z डिस्टेंस पर है। ये हमने मान लिया। हम मैकेनिक्स लगा रहे हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैकेनिक्स तुम लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि मैकेनिक्स पहले पढ़ाई जाती है। अब तुम अगर कोई भी चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा तो x बदलेगा, मिरर चलेगा तो y बदलेगा, और इमेज चलेगी तो z बदलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू dz by dt। जिस रेट z बदलेगा वो इमेज की वेलोसिटी होगी। अब हम लोग z को x और y के टर्म में लिखेंगे। तो यहां से जरा फिर से अपनी ज्योमेट्री लगाओ। ऑब्जेक्ट की इमेज से डिस्टेंस कितनी है, सॉरी, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है y माइनस z। ये आ गई। मिरर की डिस्टेंस y है, ऑब्जेक्ट की s है, तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है y माइनस z। और मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? सेम होगी, ये भी y माइनस z होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी आई, z बराबर क्या आया? तो यहां से z बराबर आया, देखो ये O है और यहां तक z है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? दिस इज y, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है?
y माइनस y माइनस एक्स होगी, वेरी सॉरी, y माइनस एक्स। ये y है, ये x है, तो ये डिस्टेंस y माइनस एक्स होगी, एंड सेम ये y माइनस एक्स होगी। तो z बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस y माइनस एक्स। तो z बराबर आ जाएगा 2y माइनस एक्स। तो हमारे पास z इज इक्वल टू है 2y माइनस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, dz बाई dt ही तो चाहिए, तो 2dy बाई dt और माइनस dx बाई dt। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, और dy बाई dt यहां पर 0 है, क्यों? क्योंकि हमने माना है कि मिरर मेरा स्टेशनरी है। अगर मिरर स्टेशनरी है तो y विल नॉट चेंज, तो dy बाई dt 0। तो सिंस मिरर इज स्टेशनरी, hence y is equal to constant, this implies dy by dt equal to 0. So therefore velocity of image that is dz by dt is equal to minus times dx by dt. dy by dt 0 हो गया। और what is dx by dt? dx by dt is a rate of change of x. An object is going rightwards, x is increasing, that means dx by dt is positive, so dx by dt is v1 which is given to us। तो velocity of image माइनस v1 आया। माइनस का मतलब क्या होगा, object is moving towards right, then image will moving towards left। लेकिन ये स्पीड एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। तो अगर आप मिरर स्टेशनरी है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप इनर्शियल हो, स्टेट हो, रेस्ट में हो, और कोई अगर मिरर की ओर परपेंडिकुलर लाइन पर सपोज 10 की स्पीड से चल रहा है, तो आपकी उसकी इमेज इधर की ओर लेफ्ट में, अगर ये राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में जा रहा है, ये मिरर की तरफ जा रहा है तो वो भी मिरर की तरफ आ रहा है, वो उसकी स्पीड 10 ही दिखेगी। और दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या रहता है कि सपोज इस ऑब्जेक्ट को अपनी स्पीड क्या दिखेगी, तो इसका मतलब है हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, और वो तरीका ये है, पहला तरीका तो ये है कि जैसे मैंने इमेज की डिस्टेंस इनर्शियल ऑब्जर्वर से लेकर के dz बाई dt किया था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जर्वर आ गई। तो इस बार हम इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से निकाल लेंगे, और उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। लेकिन इतना हम कॉन्सेप्ट तुम्हारा नहीं चेंज करेंगे। तुमने एक चैप्टर पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है v1, दैट विल बी माइनस 2v1। यानी अगर आप मिरर की ओर चलोगे तो इमेज आपको डबल स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हो तो पास करके एक बार फिर देखना, फिर कुछ और ज़्यादा क्लियरिटी और एग्जाम्पल से हो जाएगी।
और यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो भी फार्मूला निकला है ये इस परपेंडिकुलर लाइन के निकला है, यानी ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से बदल रही है, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर चल रहा है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में अगर मिरर भी चलता है तो मिरर की भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो जाहिर है जो मिरर की वेलोसिटी होगी वो 2dy/dt हो जाएगी। तो अगर मिरर चले तो भी आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं चलता है, मिरर ही चलता है, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं चलता है तो dx/dt 0 हो जाएगा और dy/dt आ जाएगा। मतलब कोई भी वेरिएशन किया जाएगा को कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर लो। सपोज ये प्लेन मिरर नहीं है, स्फेरिकल मिरर है, तो जब स्फेरिकल मिरर आएगा तब करेंगे, लेकिन फंडा ये रहेगा हमने किया क्या है, हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है, इमेज की डिस्टेंस ली है, और जब इमेज की डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किया है तो इमेज की वेलोसिटी आई है। तो कोई भी डिवाइस हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो और लेंस हो, आपको पहले इमेज डिस्टेंस निकालनी है और जब उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो इमेज की वेलोसिटी जाएगी। ये आर्टिकल छोटा सा है, सिंपल है, ये संदेश दे रहा है। दूसरी चीज बताऊं, सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, मतलब कैसे, इसको ऐसे देखो जैसे ये मेरा हाथ मिरर है और कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो अभी तक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था अलोंग द एक्सिस, लेकिन अब ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है या ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट मिरर के प्लेन में है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट मिरर के प्लेन में वही वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब मैं इसको मिटाता हूं, ये देखो जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल मिरर रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है एंड इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, either this way or that way, moving in such a manner that its perpendicular distance from mirror is not changing, it is moving in the plane of the mirror। तो अगर ये P है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ठीक इतनी डिस्टेंस पर मिरर के पीछे ये इसकी इमेज बन जाएगी, और मिरर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चलेगा तो इमेज भी ऐसे ही चलेगी। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा तो ये डिस्टेंस है, ये नीचे आएगी, तो ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे नीचे आएगी। तो जिस वे में ऑब्जेक्ट चलेगा उसी वे में इमेज चलेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन में है तो इमेज की वेलोसिटी भी वही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिफर कब करेगी, जब ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी करेगी, यानी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर से चेंज। अब इस पर बेस्ड लोग एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको हर बुक में मिल जाते हैं। एक मिरर है, खरगोश आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की ओर, तो उसकी इमेज कैसी जाएगी, तो अगर वो मिरर की ओर 10 से आ रहा है तो इमेज भी मिरर की ओर 10 से आएगी। खरगोश को अपनी इमेज की स्पीड कितनी दिखेगी, 20 दिखेगी, ठीक है ना। लेकिन अब जरा ऐसे क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है।
कोई ऑब्जेक्ट मिरर, ये मिरर ऐसे रखा हुआ है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या ऐसी वाली वाई एक्सिस मान लो, ये जेड मान लो, मिरर इस तरीके से है, तो मिरर का प्लेन ये प्लेन हुआ, दिस इज योर वाई जेड प्लेन। तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, मिरर यूं है, तो देखो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऐसे चलने पर मिरर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज होगी और साथ में ये ऊपर भी जाएगा। और हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो तुरंत इसके कंपोनेंट कर दो। ये मैंने कंपोनेंट किए, ये हो जाएगी v cos थीटा, और कंपोनेंट करना आपको आता होगा, ये हो जाएगी v sin थीटा। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैंने दो पीसेस में बांट दिया। v cos थीटा इज टुवर्ड्स द मिरर अलोंग द एक्सिस एंड v sin थीटा इज, हाउ मच इज v sin थीटा? इट इज इन द प्लेन ऑफ द मिरर, ये अलोंग। अब इमेज के साथ क्या होगा? अभी अभी हमने देखा, जो इधर वाली वेलोसिटी है वो तो इधर चेंज हो जाएगी, ये v cos थीटा इधर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली कोई चेंज नहीं होगी, ये v sin थीटा होगी। अब इसको जरा हम मैथमेटिकल लिखते हैं। वेलोसिटी ऐसे मानते हैं कि सपोज दिस इज x एक्सिस and this is y axis, तो velocity of object is equal to v cos theta I और plus v sin theta j। ये along the x axis है, ये along the y axis है, and velocity of image will be minus v cos theta I और प्लस v sin थीटा j। तो जाहिर है मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ये रहेगी। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, ये। तो ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज है, तो ये इस तरीके से जा रही है, और ये वाला एंगल थीटा इधर से हो जाएगा, ये इसका एक्सप्रेशन। अब अगर आपसे पूछें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो वो वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि वही वेलोसिटी चेंज होती है जो अलोंग द एक्सिस होती है। तो दिस इज माय सेकंड कंसेप्ट, जिसमें कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। अब आज का तीसरा और लास्ट कंसेप्ट करना है। आई थिंक टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम लोग अगले टर्न पर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक आइडिया तो दूंगा ही। डिटेल में इसको फोर्थ लेक्चर में करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और वो डेफिनेटली आपका पढ़ा लिखा नहीं होगा। जैसे ये मिरर है, सपोज ए बी इज द मिरर, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए P, एंड सपोज ये कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब यहां पर इस P की इमेज तो ये मिरर बनाएगा ही बनाएगा, ऐसी बात तो नहीं है कि ये इमेज नहीं बनाएगा, ये इमेज बनाएगा। लेकिन क्या ये इमेज ये ऑब्जर्वर देख पाएगा? अब आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और इसको ट्राई करिए किसी मॉल में, किसी पिक्चर हॉल में
जहां आपके सामने एक मिरर रखा हुआ हो, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और देखिए मिरर में क्या दिखता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेंगी और फिर जरा आप पलट जाइए, आपको ज्यादा, यानी कि मिरर के थ्रू आप सारे ऑब्जेक्ट की देख सकते। बनती सबकी इमेजेस है, आप नहीं देख सकते। मिरर के सामने खड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स की इमेज देख सकते हैं, वो आपका फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो जेई में इस क्वेश्चंस आते, वो क्या करेंगे कि जैसे यहां एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया और सपोज ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये मूव करने लगा, कुछ इसकी वेलोसिटी भी दे दी, सपोज v वेलोसिटी दे दी, तो कहेंगे कि कितने समय तक ये वाला ऑब्जर्वर p की इमेज को देख पाएगा। कई बार पूछा गया, घुमा के पूछा गया। जैसे मान लीजिए आप टॉप है किसी सीक्रेट एजेंसी के एंड यू आर वाचिंग ए इम्पोर्टेंट पर्सन, but not directly, you are watching through the mirror and that person is moving in front of the mirror, तो वो कहाँ कहाँ हो, किस किस जगह हो, क्या ये यहाँ आ गया तब भी इसकी इमेज दिखेगी, क्या यहाँ आ गया तब भी इसकी इमेज दिखेगी, कहाँ से कहाँ तक रहेगा कि इसकी इमेज दिखेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट टर्न में समझेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जेई के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारे ख्याल से अगर वो प्लेन मिरर के क्वेश्चन पूछता है तो 50% केसेस में ये फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट वो यूज जरूर करता है। आज मैंने कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, तो इनको बार बार देख लीजिएगा और गुड टू थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि जो स्टडी मटेरियल है वो आप मंगा लीजिए, कि सुप्रीम 60 ने आप लोगों के लिए लिखा है, और ये अगर आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, वो आपको डिस्काउंट भी देंगे थोड़ा। वैसे ये मटेरियल अमेजोन पे भी अवेलेबल है, उस पे भी आप मंगा सकते हैं।